दोस्तों, एजे स्टडी के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज मेरे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में इतिहास चैप्टर 1 से 3 पार्ट तक कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का टेस्ट हुआ था, जिसका आज हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसका आंसर खुद देना है, हम सिर्फ बोल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोलेंगे, आंसर खुद देना है। सबसे पहला कहता है, पहला नंबर कहता है, पहला करा, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। आंसर है यूरोप। दूसरा में कहता है फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो आंसर है बुर्बो वंश। किस वंश था? बुर्बो वंश। तीसरा है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो आंसर है कार्बोनरी। नेक्स्ट है, चौथा नंबर कहता है, काउंट काबू को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबू के विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? आंसर है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, पांचवा कहता है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? आंसर है नाविक था। नेक्स्ट है, छठा कहता है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया? आंसर है, क्वेश्चन का था छठा नंबर, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया? आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट। सातवां नंबर, जालबेरीन एक संस्था थी, कैसी? जालबेरीन एक संस्था थी। आंसर है व्यापारियों की। आंसर क्या है? व्यापारियों की। आठवां नंबर में, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? आंसर है बिस्मार्क। आंसर है बिस्मार्क। आठवां का आंसर बिस्मार्क। नौवां कहता है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी। आंसर है 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 10वां नंबर कहता है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? आंसर है 10वां का आंसर यूनान। 10वां का आंसर है यूनान। नेक्स्ट है, 11 नंबर कहता है, 11 नंबर कहता, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? क्वेश्चन फिर से 11 नंबर, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? आंसर है 11 का आंसर तुर्की। 11 का आंसर है तुर्की। नेक्स्ट है 12 नंबर, 12 कहता है, 12 करा, सेडोवा का युद्ध खालिस्तान और फिर खालिस्तान है के बीच हुआ। मतलब सेडोवा का युद्ध खालिस्तान और फिर खालिस्तान के बीच हुआ। तो किसके बीच हुआ? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। ऑस्ट्रिया और प्रसा। आंसर है ऑस्ट्रिया और प्रसा। नेक्स्ट है 13 नंबर, 13 कहता है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। नेक्स्ट है 15 नंबर कहता है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? आंसर है रूस में। आंसर है रूस। 14 का आंसर रूस। 15 नंबर कहता है,
लाल सेना का गठन, लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? आंसर है ट्राटस्की ने। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्राटस्की। आंसर है ट्राटस्की। 15 का आंसर ट्राटस्की। 16 नंबर आएगा, रूसी क्रांति के समय शासक खाली स्थान था। रूसी क्रांति के समय शासक खाली स्थान था, मतलब रूसी क्रांति के समय कौन शासक थे? आंसर बताना है। 16 का आंसर है जार निकोलस। जार निकोलस थे। रूसी क्रांति के समय शासक थे कौन? जार निकोलस। नेक्स्ट है 17 नंबर करता, नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति खाली स्थान ईस्वी में लागू हुआ था। मतलब नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ जो बताना है, तो आंसर है 1921 ईस्वी में। कौन सा ईस्वी में? 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है 18 नंबर। 18 कहता है हिंद चीन क्षेत्र में, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? 18 नंबर कहता है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो इसमें 3 देश है, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। जैसे मनोज 3 देश को बोलना, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर कहता है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? 19 नंबर का आंसर, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो 19 का आंसर है कंबोडिया में। 19 का आंसर कंबोडिया। 20 नंबर, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहाँ कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। आंसर है कोलोन। क्या कहे जाते थे? 20 का आंसर है कोलोन। कोलोन कहे जाते थे। 21 में आएंगे, 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने खाली स्थान निर्माण करवाए थे। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने खाली स्थान निर्माण करवाए थे। आंसर है अंकोर वाटिका के मंदिर। क्या निर्माण करवाए थे? 21 का आंसर है अंकोर वाटिका के मंदिर। 21 का आंसर है अंकोर वाटिका के मंदिर। नेक्स्ट है 22 नंबर। 22 कहता है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री लॉस ऑफ द वियतनाम किसने लिखा? तो आंसर है 22 का आंसर फॉन बोई चाऊ कि 22 का आंसर हुआ फॉन बोई चाऊ। 23 में आएंगे। 23 कहता है खाली स्थान है समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्से में बांट दिया। 23 का आंसर देना है खाली स्थान समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो 23 का आंसर क्या होगा? जिनेवा। समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो यहाँ क्या भराएगा? जिनेवा। 23 का आंसर है जिनेवा। अब आएगा 24 नंबर में। 24 कहता है अनामी, अनामी दल का संस्थापक कौन था? अनामी दल का संस्थापक खाली स्थान था। 24 नंबर का आंसर दे, अनामी दल का संस्थापक खाली स्थान था जोंगू आई। कौन थे? जोंगू आई। 24 का आंसर है जोंगू आई। 25 नंबर, नरोत्तम सिन्हानुक, नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे? 25 का आंसर देंगे नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे? तो आंसर है कंबोडिया। 25 का आंसर है कंबोडिया। नेक्स्ट है 26 नंबर। 26 कहता है मार्च 1946 में फ्रांस में, फिर से क्वेश्चन सुनेंगे 26 नंबर, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? 26 का क्वेश्चन है। 26 नंबर का था मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? 26 का आंसर है हनोई समझौता।
कौन सा समझौता? हनोई समझौता। 26 का आंसर है हनोई समझौता। नेक्स्ट है 27 नंबर कहता है रूसी क्रांति के समय शासक खाली स्थान थे। रूसी क्रांति के समय खाली स्थान शासक थे, तो आंसर है जार निकोलस। कौन थे? जार निकोलस। नेक्स्ट है, अब है ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ, अब आएगा सब्जेक्टिव, जो आपको आंसर देना है। कहता है, देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का, जो कहता है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? उत्तर है जर्मनी करीब 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। क्वेश्चन क्या था? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? उत्तर है जर्मनी करीब 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था, जिससे राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विशेषताएं पनप रही है, जिसके कारण जर्मनी का एकीकरण संपन्न नहीं था। नेक्स्ट है दूसरा नंबर कहता है 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? कहता है 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? कहता है आंसर है 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण वहाँ के शासकों की निरंकुशता एवं अभिजाति वर्गों की तानाशाही थी। फ्रांसीसी जनता पर पुरानी विचारों एवं प्रतिक्रियावादी विचारों को थोपी जा रही थी, जिसके फलस्वरूप मध्य वर्ग में राष्ट्रीयता की भावना पनपने लगी। तत्पश्चात 1848 में फ्रांस में क्रांति की लहर दौड़ गई। फिर से सुनेंगे, कहता क्वेश्चन था 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? उत्तर है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण वहाँ के शासकों की निरंकुशता एवं अभिजाति वर्गों की तानाशाही थी। फ्रांसीसी जनता पर पुरानी विचारों एवं प्रतिक्रियावादी विचारों को थोपी जा रही थी, जिसके फलस्वरूप मध्य वर्गों में राष्ट्रीयता की भावना पनपने लगी। तत्पश्चात 1848 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति की लहर दौड़ गई। नेक्स्ट कहता है दूसरा नंबर कह रहा है, तीसरा कहता है गैरीवाल्डी का कार्यों की चर्चा करें। गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। उत्तर कहता है गैरीवाल्डी एक राष्ट्रीय नेता था। उसने अपनी सेना लगातार बुर्बो राजवंश को हरा दिया और उस पर सिसिली और नेप्सल में अपना अधिकार जमा लिया। गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। अंत में यह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को सौंप दिया और साधारण किसान की भांति जीवन जीने लगे। फिर से सुनेंगे, गैरीवाल्डी के कार्यों का चर्चा करें। आंसर है गैरीवाल्डी एक राष्ट्रीय नेता था। उसने अपनी सेना लगाकर बुर्बो राजवंश था को हरा दिया और उस पर सिसिली और नेप्सल में अपना अधिकार जमा लिया। गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। अंत में यह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को सौंप दिया और साधारण किसान की भांति जीने लगे। नेक्स्ट है चौथा नंबर कहता है इटली जर्मनी के
इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? उत्तर कहता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधाएं ऑस्ट्रिया को माना जाता था। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने इटली के राष्ट्रवादी आंदोलन को दबा दिया था, जिसके कारण जर्मनी के एकीकरण में इटली और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध होने लगा तथा ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में फ्रांस के साथ युद्ध छेड़ दिया, जिससे दोनों तरफ से युद्ध की होड़ मच गई और इसमें ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। तब जाकर जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ। फिर से सुनेंगे, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? आंसर है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधाएं ऑस्ट्रिया को माना जाता था। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने इटली के राष्ट्रवादी आंदोलन को दबा दिया, जिसके कारण जर्मनी के एकीकरण में इटली और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध होने लगा तथा ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में प्रुसिया के साथ भी युद्ध छेड़ दिया, जिससे दोनों तरफ से युद्ध की होड़ मच गई। इसमें ऑस्ट्रिया की पराजय हुई तब जाकर जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ। नेक्स्ट है पाँचवा नंबर कहता है पाँचवा नंबर कह रहा खूनी रविवार क्या है? पाँचवा नंबर क्वेश्चन था, कहता खूनी रविवार क्या है? कहता है आंसर है 9 जनवरी 1905 को रूसी जनता का समूह रोटी दो आंदोलन के नारे लगाते हुए सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। उसी समय जार के सेनाओं ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी, जिससे हजारों आंदोलनकर्मियों की मृत्यु हो गई। यह रविवार का दिन था, इसीलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता था। नेक्स्ट कहता है छठा नंबर क्वेश्चन है, कहता है रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? आंसर है कहता है क्रांति के अनेक कार्यों में रूसीकरण की नीति एक प्रमुख कारण थी। रूस में विभिन्न सांप्रदायिक मुख्यतः सलाल जाति के लोग रहते थे। इसके अलावा चीन, पोलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, यहूदी आदि राष्ट्र के लोग रहते थे, जिनका भाषा तथा रहन सहन भिन्न भिन्न था। इनकी संस्कृति भी भिन्न थी, लेकिन जार के इस सभी लोगों पर एक ही प्रकार के भाषा, शिक्षा और संस्कृति के इन लोगों में असंतोष की भावना पनपने लगी। उन्होंने जार के विरुद्ध क्रांति छेड़ दिया। नेक्स्ट है सातवां नंबर कहता है, सातवां नंबर कह रहा नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था, कैसे? उत्तर है नई आर्थिक नीति के तहत लेनिन कुशल सामाजिक चिंतक एवं व्यावसायिक राजनैतिक बनाना चाहता था। उनका मानना था कि तत्काल पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना था। एक साथ
पूरी पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों के साथ समझौता करना पड़ा। नेक्स्ट है 8 नंबर कहता है, 8 कहता है हिंद चीन का अर्थ क्या है। आंसर है दक्षिण पूर्व एशिया के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जो करीब 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, उसी क्षेत्र को हिंद चीन कहा जाता है। कहता है हिंद चीन का अर्थ क्या है। दक्षिण पूर्व एशिया के वियतनाम, लाओस, कंबोडिया जो करीब 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, उसी क्षेत्र को हिंद चीन कहा जाता है। नेक्स्ट है 9वां नंबर कहता है, 9वां कहता है रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। उत्तर है रासायनिक हथियारों एक तरह का कार्बनिक यौगिक था जो अग्निबमों में गैसोलीन के साथ मिलाकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता था। इसके अलावा एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिसके प्रभाव से पेड़ पौधे की पत्तियां झुलस जाती थी। इसीलिए इसका उपयोग जंगलों के ख़त्म करने में किया जाता था। फिर से सुनेंगे 9वां नंबर रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। उत्तर है रासायनिक हथियार एक तरह का कार्बनिक यौगिक था जो अग्निबमों में गैसोलीन के साथ मिलाकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता था। इसके अलावा एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिसके प्रभाव से पेड़ पौधे की पत्तियां झुलस जाती थी। इसीलिए इसका उपयोग जंगलों को ख़त्म करने में किया जाता था। नेक्स्ट है 10वां नंबर कहता है, 10 नंबर कहता है हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। आंसर है उत्तर है कहता हो ची मिन्ह मार्ग का नाम वियतनाम के महान क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी नेता के नाम पर रखा गया है। उत्तरी वियतनाम के हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया के सीमा से गुजरता है और यह दक्षिण वियतनाम तक फैली हुई है। फिर से सुनेंगे हो ची मार्ग क्या है, बताएं। हो ची मार्ग हिंद मार्ग, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। हो ची मिन्ह मार्ग का नाम वियतनाम के महान क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी नेता के नाम पर रखा गया है। उत्तरी वियतनाम के हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता है और यह दक्षिण वियतनाम में फैली हुई है। नेक्स्ट कहता है 11 नंबर कहता है, 11 नंबर कहता है राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति का संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। मतलब राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो 5 सूत्री योजना के बारे में बताना है। तो आंसर कहता है शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना निम्न थी। 5 सूत्री योजना निम्न थी। पहला है हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर अपने स्थान पर रहें। पहला नंबर कहता है हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर अपने स्थान पर रहें। दूसरा नंबर कहता है युद्ध विराम के देखरेख अंतर्राष्ट्रीय परीक्षक करेंगे। दूसरा नंबर कहता था युद्ध विराम के देखरेख अंतर्राष्ट्रीय परीक्षक करेंगे। तीसरा कहता है इस दौरान कोई भी देश अपना शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। इस दौरान कोई भी देश अपना शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न
नहीं करेगा। चौथा कहता था युद्ध विराम के दौरान सभी तरह के लड़ाइयाँ बंद रहेगी। चौथा कहता युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी। पाँचवा कहता युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा। पाँचवा कहता है युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा। परंतु यह शांति प्रस्ताव टूट गया और अमेरिका फिर से भयंकर बमबारी करने लगा। अतः 27 जनवरी 1973 को पेरिस में वियतनामी युद्ध की समाप्ति पर हस्ताक्षर हुआ और अमेरिका से चला आ रहा युद्ध समाप्त हो गया। इस प्रकार दोनों वियतनाम का एकीकरण हो गया। नेक्स्ट है 12 नंबर कहता है हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। आंसर है उत्तर कहता सर्वप्रथम हिंद चीन में फ्रांस ने अपना उपनिवेश। उत्तर कहता सर्वप्रथम हिंद चीन में फ्रांस ने अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहता, लेकिन फ्रांस एशिया में डच ब्रिटेन से उपनिवेश के मामले अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया। हिंद चीन में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ थे जिसका दोहन किया जा रहा था। इनके अलावा वहाँ सस्ते मजदूर और बाजार की सुविधा उपलब्ध थी। यहाँ औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल जैसे कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम, रबर का इस्तेमाल किया जाता था। मजदूरों के साथ उन्होंने एक तरफा अनुबंध कायम किया जिससे मजदूरों के पास कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिकों के पास असीमित अधिकार था। इन्हीं सब कारणों से हिंद चीन उपनिवेश की स्थापना हुई। फिर से सुनेंगे, हिंद चीन उपनिवेश की स्थापना का उद्देश्य क्या था। आंसर है सर्वप्रथम हिंद चीन में फ्रांस ने अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहता था, लेकिन फ्रांस एशिया में डच ब्रिटेन से उपनिवेश के मामले अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया। हिंद चीन में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ थे जिसका दोहन किया जा रहा था। इनके अलावा वहाँ सस्ते मजदूर और बाजार की सुविधा उपलब्ध थी। यहाँ औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल जैसे कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम और रबर का इस्तेमाल किया जाता था। मजदूरों के साथ उन्होंने एक तरफा अनुबंध कायम किया जिससे मजदूरों के पास कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिकों के पास असीम अधिकार थी। इन्हीं सब कारणों से हिंद चीन में उपनिवेश की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। फिर से अगले वीडियो लाएंगे, तब तक एजे स्टडी में बने रहें।